हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है एग्रीकल्चर। ओके, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 उसकी पॉपुलेशन जो है इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेस्टेज इंडस्ट्रीज। तो इंडिया जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ 2/3 ऑफ द पीपल जो पॉपुलेशन है वो इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है क्योंकि ये हमें फूड भी प्रोवाइड करती है एज वेल एज जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ को चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। मोर एवर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, बहुत सारी शुगर केन है जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ते हैं कि फार्मिंग के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, सॉरी। एग्रीकल्चर जो है इज़ ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है हमारी कंट्री में। कल्टीवेशन मेथड्स जो हैं सिग्निफिकेंटली चेंज हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी पे नो हाउ द सोशल इकोनॉमिक प्रैक्टिस फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिटेंस टू कमर्शियल टाइप्स। एट प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस आर प्रैक्टिस्ड। देखो, टेक्नोलॉजी के साथ, इन्वायरमेंट चेंज के साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी चेंज। ठीक है, पहले सब्सिटेंस थी, फिर कमर्शियल फार्मिंग आ गई। ठीक है, कैश क्रॉप्स ग्रो होने लग गए। तो उसके बारे में हम लोग एक डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं इंडिया में। तो सबसे पहले प्रीमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग प्रैक्टिस जो है ना अभी भी फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में की जाती है। प्रीमिटिव सब्सिटेंस एग्रीकल्चर जो है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती है प्रीमिटिव टूल से, जैसे डिगिंग स्टिक्स है ना, लाइक हो, डो, डिडिंग स्टिक्स, जो फैमिली और कम्युनिटी लेबर के हेल्प से। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है डिपेंड करती है मानसून पे, बारिश पे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे और स्टेबिलिटी ऑफ अदर कमर्शियल इन्वायरमेंटल कंडीशन टू इट्स क्रॉप ग्रोन। देखो, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है नेचुरल फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, घर की लेबर मतलब फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी से एक दूसरे से हेल्प लेकर जो है एग्रीकल्चर करते हैं छोटी सी लैंड पैच पे और बड़े ही प्रिमिटिव टूल्स के साथ। ठीक है, मानसून पे डिपेंडेंट। इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी आता है। किसी एरिया को जो है काट के वहाँ जला कर है ना, वो एरिया को खाली करके वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है ना। फार्मर एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उस पर सीरियल्स और कुछ और खाने के क्रॉप्स अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, ये फार्मर दूसरी जगह पे जाकर दूसरा एरिया जो है क्लियर करते हैं और वहाँ पे करते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरली सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लैंड प्रोडक्टिविटी इसकी जो इस एग्रीकल्चर में बहुत कम होती है क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता और मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज़ किए जाते। ठीक है, इसको डिफरेंट नामों से दुनिया में, इंडिया में जाना जाता है कंट्री में, जैसे जूमिंग, नॉर्थ ईस्ट में जूमिंग कहते हैं, जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, जूम कल्टीवेशन कहते हैं मिजोरम, नागालैंड, जैसे मेघालय, आसाम में, और पमलाऊ इन मणिपुर में कहते हैं, दीपा कहते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के में, और अंडोमान निकोबार आइलैंड में। तो डिफरेंट नामों से जाना जाता है। ये स्लैश एंड बर्न टाइप का एग्रीकल्चर है। ये जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे बारिश होती है एक्सट्रीम है ना, और एरियाज़ जो है फॉरेस्ट कवर बहुत सारा होता है, वहाँ बर्न करके वहाँ किया जाता है। दूसरी है इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग। अब ये देखो, इंटेंसिव इस टाइप के फार्मिंग प्रैक्टिस जो है ना कि जहाँ हाई पॉपुलेशन है और प्रेशर लैंड पे बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो इंटेंसिव कहा गया है। यहाँ ये लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेबर इंटेंसिव होता है, और हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन यूज़ किए जाते हैं हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और इरिगेशन बहुत ज़्यादा की जाती है, और एक्सेसिव मतलब क्रॉप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन सस्टेन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये थ्रू राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सब्सिक्वेंट सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड द लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। The farmer continued to take maximum output from a limited land in the absence of alternative source of livelihood, thus the enormous pressure on agricultural land। देखो क्या मतलब है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। समझ लो, तुम्हारे पिताजी हैं, उनके आगे 3 लड़के हैं। ठीक है, 3 है कि नहीं? तो अब पिताजी के पास अगर 9 एकड़ थी तो 3 एकड़ में डिवाइड हो गई है। ठीक है, ये आगे राइट टू इनहेरिटेंस मतलब आगे जो इनहेरिट किए लैंड। ठीक है, अब पहले 9 एकड़ पे फसल होती थी तो ज़्यादा इनकम होती थी क्योंकि घर की पॉपुलेशन कम थी। अब जो है तीनों अलग अलग 3 एकड़ पे, तो यहाँ पे एक्सेसिव जो है
फर्टिलाइज़र्स का, बहुत चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस 3 एकड़ से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, ये होता है, इससे जो है बहुत ज़्यादा लैंड पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जहाँ पे ये मॉडर्न टाइप ऑफ क्लाइमिंग है, जहाँ हाई डोज दिया जाता है, हाई यील्ड के सीड्स इनपुट दिए जाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करके हाई प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया एक रीजन से दूसरे रीजन। जैसे क्योंकि बेचने के लिए सामान को ज़्यादा से ज़्यादा राइस उगाया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, इसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इसमें जैसे राइस है कमर्शियली हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा सिर्फ कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए उगाया जाता है, उगा के मंडियों में बेचा जाता है। ठीक है। बट उड़ीसा इन इट सब्सिटेंस क्रॉप्स, कुछ एरियाज में कमर्शियल है, कुछ एरिया सब्सिटेंस, सेम टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है। फिर देखो प्लांटेशन भी जो है कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है। इसमें सिंगल क्रॉप जो है ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया में। देखो राइस क्रॉप्स जो है प्लांटेशन किया जाता है ना, एक जगह पहले नर्सरी उगाई जाती है, फिर उसको उखाड़ के पूरे एक लार्ज एरिया में जो है इसको लगाया जाता है कि नहीं, एक छोटी सी नर्सरी से पहले बीज उगाए जाते हैं, फिर वहाँ से उखाड़ के प्लांटेशन किया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखो कैसे प्लांटेशन जो है कवर करता है लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट से और माइग्रेंट लेबर्स की मदद से। जैसे यूपी बिहार से बहुत सारे लेबरर जो हैं पंजाब और हरियाणा में जाके प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वहाँ मदद करते हैं। ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे इंडिया में देखो टी, शुगर, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। असम में और नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी के। ठीक है। इस और कर्नाटका के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। सिंस द प्रोडक्टिव इज मेनली फॉर मार्केट के लिए मैक्सिमम होता है। चाय इंसान देखो अगर 10 एकड़ पे तुमने चाय की प्लांटेशन की है तो आप कितना ही खा लोगे सर, अपने लिए कितना ही रखोगे। तो ज़्यादातर मार्केट ड्रिवन होता है ये। जो डेवलप नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के इन प्लांटेशन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और मार्केट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। ठीक है। तो मार्केट में ले जाके उनको बेचा जाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न समझते हैं, कौन कौन से जो है क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है। वही हमने स्टडी किया फिजिकल डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट भी करता है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। हम डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं परफॉर्म की जाती है इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स। कहीं वीट हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो नॉर्थर्न स्टेट में अगर वीट होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो है टी हो रहा है, तो वहीं साउथ में रबर हो रहा है। तो क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर कंडीशन से, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन दे इनहेबिट्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग होती है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पीशीज, कॉर्डिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन अ कंट्री। इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन है, याद रखना, रबी, खारिफ है ना, खरीफ और ज़ैद। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के, ये मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन आते हैं कि रबी है ना, फिर है खारिफ है ना, फिर है ज़ैद। ये 3 क्रॉपिंग सीजन है इंडिया के। ठीक है। कैसे समझो, अब इसको डिटेल से समझना है तुम लोगों ने। तो रबी क्रॉप जो है ना वो विंटर में उगाई जाती है। रबी क्रॉप कब बोई जाती है? विंटर्स में, अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट समर में की जाती है अप्रैल टू जून। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स कैसे हैं, जैसे वीट, बेरली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। थ्रू दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट जो है सेंटर्स हैं प्रोडक्शन किसके, वीट के और अदर रबी क्रॉप्स के, जो विंटर्स में उगाई जाती है। क्योंकि और इन क्रॉप्स को जो है एडिक्वेट सनलाइट चाहिए होती है ना ग्रो करने के लिए, और वाटर कम चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर, तो ये विंटर्स में उगाई जाती है। ठीक है। और एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो आते हैं मेडिटेरेनियन सी से, वो इनको जो है रेन प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्थन इंडिया में ये तब उगाई जाती है विंटर्स में। कैसे? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है और अप्रैल टू जून के महीने में इसको काटा जाता है। याद रखना, रबी क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती है इन महीनों। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के बाद ना पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ पार्ट में क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट फैक्टर हुए, इंटरव्यू फैक्टर हैं जो रबी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो मेंशन हमने अबव किए। अब कारिफ क्रॉप जो है ना वो कब ग्रो जी, जब मानसून इंडिया में आता है
ऑनसेट ऑफ मानसून अराउंड जून, ठीक है, याद रखना अराउंड जून है ना पार्ट, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, मतलब समर सीजन में। जब ये जो क्रॉप्स है इनको एक्सेसिव रेन वाटर की ज़रूरत है, तो रेनफॉल से वाटर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे पैडी है, मेज़ है, ज्वार बाजरा, तूर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट्स है, सोयाबीन है। कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन कौन से हैं? असम है, ब्रह्मपुत्रा है, वेस्ट बंगाल में मल्टीपल रिवर्स मीट करती हैं, कोस्टल रीजन है उड़ीसा के जहाँ पानी है अवेलेबल, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, मानसून से रेनफॉल तमिलनाडु, केरला, वेस्टर्न घाट्स है, महाराष्ट्र, ये पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट जो है, और उत्तर प्रदेश बिहार में भी। रिसेंटली पैडी हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया इन स्टेट्स में जो है पैडी ग्रो की जाती है, आर ग्रोन इन ईयर, एंड दीज आर ओस, आम एंड बुरू। अब इन बिटवीन रबी और खारिफ क्रॉप के बीचों बीच में देखो, रबी ये हुई विंटर्स में उगाई गई, ये जो है समर्स में उगाएगी। अब इनके बीच इन बिटवीन दीज क्रॉप एक शॉर्ट सीज़न होता है, इस सीज़न में ज़्यादा सीज़न होता है। यहाँ क्रॉप्स जो हैं इस सीज़न में वाटर मिलियन, मस्क मिलियन, कुकुम्बर्स, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उगाए जाते हैं, और फोडर क्रॉप्स भी हैं। शुगर केन ऑलमोस्ट टेक्स एन ईयर टू ग्रो। समझ गए? रबी और खारिफ क्रॉप समझ गए, एक विंटर्स में एक समर्स में उगाई जाती है, और उसके बीच में कुछ शॉर्ट सीजन में जो है कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फोडर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, कुछ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, एक के कट होने के और दूसरे के लगाने के बीच में, अराइवल ऑफ मानसून से पहले, और जो है ये समर्स में जो है राइप होने के बाद जो रबी क्रॉप है उसके बीच में, ठीक है। कुछ मेजर क्रॉप्स देखते हैं इंडिया के, है ना, वो कितने कितने जो है किस रेनफॉल, कैसे पैटर्न्स में और किस क्लाइमेट कंडीशंस में उगती हैं, उसके बारे में आप देखते हैं। वेराइटीज़ ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उगाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ सॉइल के ऊपर। हमने सॉइल टाइप्स पढ़ी थी, रेड, ब्लैक, लूमी, लेटराइट, है ना, ब्राउन। तो क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं, मेजर क्रॉप जो ग्रो की जाती है इंडिया में, वो राइस है, वीट है, मिल्ट्स हैं, पल्सिस हैं, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन और जूट। दीज आर सम ऑफ दी, ये नहीं कि इसके अलावा नहीं है, ये सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं। इसके अलावा टन्स ऑफ क्रॉप्स हैं। राइस जो है एक स्टेबल फूड क्रॉप है, मेजॉरिटी जो पीपल ऑफ इंडिया जो हम खाते हैं। हमारी कंट्री जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की, और वो इन वर्ल्ड में आफ्टर चाइना के। ये एक खरीफ क्रॉप है जो ग्रो की जाती है अबव 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेनफॉल होगी तो वाटर प्रोवाइड होगा ना, क्योंकि इन जहाँ लेस रेनफॉल होती है वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा पड़ता है। वहाँ बहुत सारे कैनाल्स बिल्ड किए गए हैं, लेक्स हैं, और रिवर से जो है बहुत सारे आसपास उगाई जाती है। अब राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ कोस्टल एरियाज़ भी हैं, डेल्टिक रीजन में भी हैं, जो डेंस नेटवर्क प्रोड्यूस कर दिया गया है। देखो यहाँ पे देखो, ये है राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हो। ये देखो, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। ये कोस्टल एरियाज़ में राइस के पॉकेट हैं। फिर ये एरियाज़ हैं, ये देख रहे हो, मेजर एरियाज़ हैं। ये देखो, ये यहाँ गोदावरी, ये इधर डेल्टाज में, इधर ये रिवर वैलीज, ये ब्रह्मपुत्रा का जो है बेसन, ठीक है। फिर ये देखो यूपी, बिहार और यूपी में ये गंगा यमुना के किनारे, ये पंजाब एरिया जो है, हरियाणा एरिया जहाँ पे जो है रिवर्स हैं बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे ये एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। मैप को एक बार ध्यान से देखो, पॉज करके देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये पंजाब हरियाणा ये हमने मैप पे देख लिया। वीट पे चलते हैं। वीट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, जो मेन फूड क्रॉप है इंडिया के, ठीक है। चपाती हम लोग खाते हैं ना, ब्रेड्स हम लोग खाते हैं, इसी का तो बाई प्रोडक्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ क्रॉप्स है जो रबी क्रॉप है, विंटर्स में उगाई जाती है, ठीक है। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए एट टाइम ऑफ राइपिंग, पकने के टाइम पे। 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ग्रोइंग सीजन में। दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन कौन कौन से? एक गंगा सतलुज प्लेन है, गंगा सतलुज बिटवीन, देखो यूपी और पंजाब के बीच का एरिया, ठीक है। और वेस्ट बैंक इन द नॉर्थ वेस्ट, और ब्लैक सोइल रीजन जो है दक्कन का है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ऊपर वाले रीजन्स में भी होता है, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में भी, बट क्वांटिटी उतनी नहीं है। अब मिल्ट देखो, ज्वार, बाजरा और रागी जो है इंपॉर्टेंट मिल्ट ग्रोन इन इंडिया। मिल्ट्स क्या होती हैं? दालें। तो थ्रू दे आर नोन एज कोरस ग्रेन्स,
दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है। रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ये न्यूट्रिशनल लेवल पे ना बड़ी रिच होती है, ठीक है, और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों में। ज्वार जो है तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप, फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये रेन फेड क्रॉप्स होती हैं, मोस्टली ग्रो होती है मॉइस्ट एरियाज में, और इन्हें हार्डली जो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जोहर का, उसके बाद कर्नाटका, आंध्रा और एमपी। बाजरा को जो है वो सैंडी सॉइल पे होती है और शैलो ब्लैक सॉइल पे। राजस्थान और पार्ट ऑफ हरियाणा और पार्ट ऑफ गुजरात एरियाज़ में ये ज़्यादातर होती है, ठीक है, जहाँ सैंडी सॉइल पाया जाता है। देखो, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोइंग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा। रागी जो है ना वो एक ड्राई टेम्परेचर में होती, कहाँ पे, ड्राई रीजन्स में होती है, जो रेड और ब्लैक और सैंडी लूमी और शैलो ब्लैक सॉइल पे होती है। कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद तमिलनाडु। इन स्टेट्स के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी है। मेज़ उसके बाद, ये क्रॉप जो है ना, ये इसको फूड भी यूज़ किया जाता है और एनिमल्स के लिए फोडर का यूज़ भी होता है। ये कारिफ क्रॉप है। कारिफ क्रॉप है मतलब समर में होगी, ठीक है। इसको टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 किलोमीटर, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल जैसे भांगड़ होती है ना उस पे होती है। ये बिहार में भी, लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन राबी सीजन, तो बिहार में समर सीजन्स में होती है एक्चुअली। और इसमें हाई यील्ड वेराइटीज़ के सीड यूज़ किए जाते हैं। फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, एरीगेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज़। तो जो मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा और मध्य प्रदेश। अब पल्सेस देखो, पल्सेस जो है ना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया पल्सर का, और कंज्यूमर भी है। अब कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, इसका मतलब अगर कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि ज़्यादातर क्वांटिटी जो है कंज्यूम कर लेगी इंडिया। ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो वेजिटेरियन स्टेट्स है। ये देखो वीट का प्रोडक्शन देखो कहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट इनटू, ये देखो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अराउंड ही है, ठीक है, वीट प्रोड्यूस। देखो ये वीट प्रोडक्शन का मैप, ठीक है। चलते हैं आगे। तो डाइट है, मेजर पल्सेस जो ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। यू कैन डिस्टिंग विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन रबी सीजन, ठीक है, आप डिस्टिंग कर सकते हो। पल्सेस को कम मॉइस्चर चाहिए और ये ड्राई सीजन में भी सर्वाइव कर सकती है। तो और हमारा जो क्लाइमेट है, कंडीशन है, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम क्रॉप्स हैं वो जो है कब उगती हैं, मानसून सीजन पे डिपेंड रहती है ना। तो ये एक अल्टरनेट क्रॉप बहुत अच्छा है। इसको कम मॉइस्चर चाहिए, जो बिना रेनफॉल के भी ये सर्वाइव कर सकती है। बीइंग ल्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सपेक्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल फर्टिलिटी को रिगेन करने में भी मदद करती है। मतलब अगर आपने एक क्रॉप काट लिया और आप वहाँ पे जो है पल्सेस डाल दोगे तो सॉइल की जो है ये फर्टिलिटी जो है दोबारा से रिस्टोर करने में हेल्प करती है, अरहर को छोड़ के। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करती है ना, जो मोस्ट ग्रोन इन रोटेशन एंड विद अदर क्रॉप, ये रोटेशन पे ग्रो की जाती है, या फिर किसी क्रॉप के सब्सिट्यूएंट्री नाजमेज के साथ में ग्रो कर दो। जो मेजर पल्सिंग स्टेट्स, पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब फूड क्रॉप्स और अदर देन ग्रेन्स, जो बीज और दाने के अलावा जो फूड क्रॉप्स है, जैसे शुगर केन है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो की जाती है ना, जहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री और एनुअल रेनफॉल 75 डिग्री होता हो, ठीक है। जो है 75 से 100 डिग्री, और इरीगेशन रिक्वायर्ड होती है। लो रेनफॉल, इन लो रेनफॉल जहाँ कम बारिश होती है वहाँ इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ग्रो किए जाते हैं वेराइटीज़ ऑफ सॉइल पे है ना, मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है सोइंग के टाइम भी, हार्वेस्टिंग के टाइम भी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, ठीक है। ये एक मेन जो है शुगर का सोर्स है। गुड़ जागरी जिसको कहते हैं, गुड़ भी कहते हैं, शुगर और जागरी, अच्छा, खंडसरी और मोलेसिस का। ये मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये कुछ मेजर जो हैं शुगर केन प्रोड्यूसिंग, और अलावा इसके अलावा भी स्टेट्स हैं लेकिन कम प्रोड्यूस होता है, मतलब दीज आर सम मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर ऑयल सीड में जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का दुनिया में, ठीक है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड कौन कौन से, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स है,
कॉटन सीड है, लाइन सीड है, सनफ्लावर है। ये जो है ईटेबल है, ये जो कुकिंग के मीडियम से यूज़ किए जाते हैं, और ये जो है रॉ मटेरियल के लिए भी प्रोडक्शन जैसे सोप और कॉस्मेटिक और ऑर्नामेंट्स के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ग्राउंडनट एक कारिफ क्रॉप है, ठीक है। और कोकोनट एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री। इज ग्राउंडनट जो है कारिफ क्रॉप जो 50% मोर देन 50% जो है कंट्रीब्यूट करता है। आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। लाइन और मस्टर्ड जो है रबी क्रॉप है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी कारिफ है, कौन सी रबी क्रॉप है। सीसम एक कारिफ क्रॉप है, ठीक है। रबी क्रॉप एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, नॉर्थ में कारिफ, रबी साउथ, ठीक है। कैस्टर सीड जो है वो ग्रो की जाती है रबी और कारिफ दोनों में, ठीक है। हमने ये पढ़ा, पल्सेस पढ़ लिए हमने, मेजर स्टेपल फूड ग्रेन्स क्रॉप पढ़ लिए, शुगर केन के बारे में पढ़ लिया, पल्सेस के बारे में कर लिया, मिल्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं टी कल्टीवेशन, कमर्शियल क्रॉप की तरफ। ये एग्जांपल है एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, यहाँ पेड़ लगाया जाता है इसका और उसके पत्ते जो है तोड़ तोड़ के वैसे होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इनिशियली बाय ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। आजकल मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन जो है इंडिया ओन करती है। जो टी प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं, विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, रिच इन हम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मोइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। जहाँ पे फ्रॉस्ट होगा वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बारिश होती रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर और वेल ड्रेन्ड लैंड होनी चाहिए। तभी देखो आपने जो आप क्रॉप देखते हो ऐसे हिली टाइप की एरियाज़ में होती है, क्रॉप्स उगाई गई होती है एक लाइन में, ठीक है, हिली एरियाज़ में थोड़े, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट शावर इवेंचुअली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। अच्छा, टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। टी प्रोसेस की जाती है टी गार्डन में टू रिस्टोर, उसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर रखने के लिए वहीं पे गार्डन्स में ही इसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग है, जबाईपुरी है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, केरला में, हिमाचल में, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर दूसरा कॉफ़ी जो है अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया करता है। इंडिया की कॉफ़ी जो पूरी दुनिया में गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अराबिका वैरायटी की जो है इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। दिस वैरायटी इज़ ग्रेट इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इसकी जो है बाबा बुदन हिल्स में होती थी, है ना, ठीक है। फिर इवन टुडे इस कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, ज़्यादा साउथ इंडियन स्टेट्स में होती है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ओके, नियर टू इक्वेटर, जहाँ सनलाइट भी मैक्सिमम पड़ती है इसको करने के लिए। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो इंडिया से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ये ऐसे फैक्ट्स याद रखने, जैसे राइस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, शुगर केन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हॉर्टिकल्चर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। इस तरह के फैक्ट्स याद करें। मिल्ट्स में से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पल्सेस में। तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फॉरेस्ट प्रूफ, जैसे मैंगो होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओरेंज नागपुर में, ठीक है, बनेनास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र में। लीचीज़ ग्रो होती हैं, पाइन एप्पल है हमारे यहाँ, ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, ठीक है, वॉलनट्स है। तो ये जो है पूरी दुनिया में ग्रेट डिमांड में होते हैं बिकॉज ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटोज, 13% ऑफ द वर्ल्ड, ओके। जो इंपॉर्टेंट जो स्टेबल फूड है जो वेजिटेरियंस पीपल आर अराउंड द वर्ल्ड, इवन फॉर नॉन वेजिटेरियंस दे ऑल्सो ईट। तो नॉन फूड क्रॉप्स कैसे हैं, जैसे रबर है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है जिसको स्पेशल क्लाइमेट चाहिए। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। इसको रिक्वायर है मॉइस्चर और ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा चाहिए और 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ कहाँ, ट्रॉपिकल, जहाँ मैक्सिमम रेन होती है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादातर ये होता है। रबर जो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ज़्यादातर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारू हिल्स है, जहाँ जहाँ बारिश मैक्सिमम है वहाँ वहाँ हो रहा है। ज़्यादातर साउथ इंडिया में जो है ये जो है सीमित है, ओके। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ अमॉन्ग द वर्ल्ड्स नेचुरल जो है
रबर प्रोड्यूसर्स में आता है इंडिया। फिफ्थ नेचुरल रबर, आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जाता है। फिर फाइबर है, जैसे कॉटन, जूट, हिम्प एंड नेचुरल सिल्क जो है 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स होती है जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, समझे? उसमें से क्या क्या है देखो, फर्स्ट 3 जो है वो डिराइव्ड होती है क्रॉप ग्रोइंग से, जैसे जूट, कॉटन, जूट और हिम्प। नेचुरल सिल्क जो है वो एक एनिमल से, ग्रीन लीव्स जो है सिल्क वर्म फेड करते हैं और फिर वे मलबरी, स्पेशली मलबरी, तो उनसे निकलता है। ठीक है, इसे सेरिकल्चर कहते हैं। कॉटन जो है ये बिलीव किया जाता है ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट इंडिया का, दे आर बिलीव टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट फ्रॉम इंडिया। ओके, कॉटन जो है एक रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। कॉटन ग्रो किया जाए ड्राई पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल पे, दक्कन प्लेट्यू की जो है हाई टेम्परेचर। रेनफॉल जो है और इरिगेशन जो है, रेनफॉल इज़ नीडेड इरिगेशन, और 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। ये ज़्यादातर जो है ब्लैक सॉइल पे जो है वेस्टर्न, ये कारिफ क्रॉप है, इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और क्या है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर जूट है। जूट को क्या कहते हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, गोल्डन फाइबर। जूट जो है इज ग्रोन वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये वेस्ट बंगाल्स और आसाम, बिहार और मेघालय में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसको जो है गनी बैग्स, मैट, रोप्स, यार्न, कारपेट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के काम आता है। इसके हाई कॉस्ट की वजह से ये अपनी मार्केट जो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर आ गया मार्केट में, पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली नायलन की वजह से। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें देखी, तमाम टाइप के, जितने टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो होते हैं, किस किस सीज़न में होते हैं, कितनी बारिश की ज़रूरत होती है, किस टाइप की मिट्टी पे होते हैं। ठीक है, कौन से स्टेपल हैं, कौन से इंडस्ट्रियल पर्पसेस के यूज़ होते हैं, कौन से ह्यूमन नीड के लिए, न्यूट्रिशंस वैल्यू के यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए। देखो, हमने प्रीवियस पेज पे मेंशन किया, तो एग्रीकल्चर जो इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है 1000 ईयर से, और सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन चेंज हैज़ हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कि विदाउट किसी इंस्टीट्यूशनल हेल्प के और डेवलपमेंट के जो है ना, ये एग्रीकल्चर को बहुत हिंडर किया है इंडिया में। कैसे? इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन, जो मोस्ट फार्मर हैं लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में, वो सिर्फ अब भी मूनसून पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट हमने इरीगेशन पे बहुत काम किया, फिर भी आज भी जो है अगर मूनसून नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं होंगे। तो नेचुरल फर्टिलिटी जो है, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स पोजिंग सीरियस चैलेंजेस। जैसे एग्रीकल्चर प्रोवाइड लिवलीहुड, मोर देन 60% लोगों को एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है लिवलीहुड। नीड मोर सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थोज कल्ट। तो हमने कलेक्टिवली जो है इनिशियल फ्रेमवर्क लेना होगा एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने जो है जब आज़ाद हुए थे दोस्तों, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया था, कोऑपरेशन एबोलिशन किया था ज़मींदारी का, है ना, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी ये था लैंड रिफॉर्म्स, है ना। तो लैंड लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वेर इनेक्टेड एंड लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लेकिन लैक ऑफ ल्यूक फॉर्म्स। तो गवर्नमेंट इम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो 1960 और 70 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन, है ना। फिर इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने इंडिया की एग्रीकल्चर को जो है क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या हुआ 1970-80 में कॉम्प्रिहेंसिवली लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किए गए, जिसमें बहुत इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स प्रोड्यूस किए, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, है ना, ड्रॉट के अगेंस्ट, फ्लड और साइक्लोन और फायर डिजीज़, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको जो लोन फैसिलिटेट करेंगे आगे, है ना, लोगों को, फार्मर्स को लो रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, है ना। इस तरीके के स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, ताकि जो एग्रीकल्चर जो पीपल हैं और उनको जो है अवेयरनेस दी थ्रू रेडियो और टेलीविजन। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएट किया, जिसको हम MSP कहते हैं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट किया उनसे राइज, तो ताकि जो है लिवली कंडीशन जो है फार्मर्स की इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उनको जो है उनको नुकसान में मदद करने के लिए लोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किए, ताकि उनको जो है फाइनेंशियल कैपिटल इन्वाइड जो है उनको जो है दिया, जिसकी वजह से ताकि वो अपने फार्म्स को और इम्प्रूव कर सके और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर सके। ठीक है,
एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, जीडीपी का। 1951 ऑनवर्ड येट शेयर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड प्रोवाइड करता है 63% पॉपुलेशन को 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंगली। अब ये घट गया है, ठीक है। तो अगर डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो जीडीपी में, ये है सीरियस कंसर्न है। दिन ब दिन जो है जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, और ये एक अलार्मिंग साइन है। द कंट्री विच डिपेंड्स हैविली ऑन इट्स एग्रीकल्चर, ऑन इट्स लैंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है बहुत सारे और इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, मैकेनाइजेशन करने के लिए एग्रीकल्चर का गवर्नमेंट को कुछ और स्टेप्स गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक, है ना। आप मुझे कमेंट में या फिर अपनी एक नोटबुक में जो है ये लिख के बताओ, व्हाट स्टेप्स शुड गवर्नमेंट हैव टू टेक, है ना, टू इम्प्रूव द कंडीशंस, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, to improve their income. Okay, how can these things can happen? जैसे एक मैं प्रोवाइड दे देता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन लो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रोवाइड करो उन्हें जो है मशीन्स जो है, यू गवर्नमेंट शुड प्रोड्यूस सेंटर्स अराउंड मेजर जो है एग्रीकल्चर एरियाज, वहाँ से क्या है रेंट पे आप मशीन्स ले सकते हो, ट्रैक्टर रेंट पे ले सकते हो। इस तरीके के जो हमें काम करने पड़ेंगे, तभी जो है हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है जो दिन पर दिन घटता जा रहा है जीडीपी में, वो बढ़ेगा, ठीक है। हमें जो है सॉइल को जो है सॉइल टेस्टिंग के लिए लैब्स होनी चाहिए कि कितनी फर्टिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है, कितना फर्टिलाइज़र इसमें हमें यूज़ करना है। ओके, पेस्टिसाइड्स के लिए जो है क्रॉप स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स हमें यूज़ करने होंगे। वी कांट यूज़ ए सिंगल टाइप ऑफ जो है पेस्टिसाइड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो सकता है फूड सिक्योरिटी जो है तभी बढ़ सकती है। वरना जो है मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल को अचीव करने के लिए हमें जो है ध्यान रखना होगा कौन से फूड जो है न्यूट्रिशनल रिच है, ज़्यादा न्यूट्रिशन से, वो हमें उगाने पड़ेंगे। इसके लिए जो है फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए जो है हमें बफर स्टॉक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम है इंडिया का, जो पुअर पीपल्स को जो है सब्सिडी पे फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये जो है संस्था है जो एमएसपी पे जो है गवर्नमेंट जो है उनसे जो है लेती है। देखो, इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ फूड टू कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो गरीब है उसको एक्सेस टू फूड मिलेगा, और इससे जो है इस पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट और राइस और मेजर फूड प्रोड्यूसिंग जो है गवर्नमेंट जो है इस गवर्नमेंट बोलती है कि एमएसपी एक रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, इससे नीचे जो है गवर्नमेंट जो है इससे नीचे कोई सामान अपना नहीं बेचेगा। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आपका सामान इससे ऊपर नहीं बिक रहा है तो इससे नीचे भी नहीं बिकेगा। हम इतने पे गवर्नमेंट गारंटी लेती है इन फूड्स को कि हम खरीदेंगे, राइस है, व्हीट है, जैसे शुगर केन है। सो ये कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, बट अभी भी हमें जो है फोकस एरियाज़ जो हैं बढ़ाने पड़ेंगे। हमें सिर्फ जो है व्हीट राइस पे ही नहीं फोकस करना है, हमें और सारे जो न्यूट्रिशनल रिच फूड्स हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए जो है गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक स्टेप्स, शुड इंटरवीन, दे हैव टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपरली, साइक्लोन्स में इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर स्टोरेज रूम्स यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्किंग कंडीशन। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर पे। देखो, ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना है। इट इज़ अ टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन 19th सेंचुरी, जब यूरोपियन ट्रेडर इंडिया में आए। और एट दिस टाइम इंडिया के स्पाइसेस जो हैं वो डिफरेंट वर्ल्ड्स में एक्सपोर्ट हो रही थी, और साउथ इंडिया के फार्मर्स को वेर इंकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और आज भी स्पाइसेस जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अब ब्रिटिश पीरियड टाइम पे जो कॉटन बेल्ट था इंडिया का, उसको ब्रिटिश को बड़ा अट्रैक्ट हुआ, और अल्टीमेटली कॉटन जो एक्सपोर्ट होने लगा ब्रिटेन में एज ए रॉ मटेरियल उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू एबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और इन टर्न इससे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल जो है लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल जो है ट्रांसफ़र होने लगा
और हमने सुना है चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड 1917 इन बिहार, है ना, दे वे स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वर नेसेसरी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, है ना, दे वर अनएबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिलीज। और इन्हें मजबूर किया गया कमर्शियल क्रॉप्स, इस तरह की रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग क्रॉप्स इंडिगो उगाने पे, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग जो फार्मर्स थे ये अपने फूड क्रॉप अपने घर वालों को खिलाने के लिए जो है नहीं उगा पा रहे थे। ग्लोबलाइजेशन में पर्टिकुलरली 1990 के बाद जो फार्मर जो इंडिया के हैं ना, वो न्यू चैलेंजेस से एक्सपोज हुए। कैसे? फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, कॉटन, रबर, टी, कॉटन, जूट, स्पाइसेस, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर इटसेल्फ ऑन द क्रॉस रोड टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ फार्मर्स, स्मॉल फार्मर। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच बट टुडे इट इज़ अंडर कंट्रोवर्सी। ग्रीन रेवोल्यूशंस की वजह से एक्सेसिव लैंड जो है डिस्ट्रक्शन हुई है, एक्सेसिव जो है फर्टिलाइजर्स का और एक्सेसिव जो है वो इरीगेशन का यूज़ करके वो आज वो लैंड जो है सैलाइन और बैरन लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। There are obvious there are some good side of green revolution but there are also measured जो disadvantages हैं वो आज हमें 50-70 साल बाद दिख रहे हैं। हम लोग जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं compete कर पा रहे? क्यों? देखो, उनको जो है वो उनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग है, एक सिंगल आप बंदे के पास। यहाँ पे जो है मल्टीपल पीपल हैव स्मॉल एरियाज़, जो है मल्टीपल पीपल के साथ एक छोटा सा एरिया है, तो वो इसी से जितना कमाते हैं और उसमें भी जो है उनके पास जो टूल्स हैं ना वो बहुत प्रिमिटिव टूल्स हैं। यहाँ जो है लैंड मैकेनाइज्ड हो चुकी है, यहाँ प्रोसेसिंग जो है वो जो है फास्ट और अफोर्डेबल है। तो जो खेती उगाता है किसान यहाँ का, अमेरिका का फॉर एग्जांपल, या किसी भी यूरोपियन डेवलप कंट्रीज़ का, वो यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रहा है क्रॉप से विद मिनिमम हार्ड वर्क। मिनिमम हार्ड वर्क के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहा है क्योंकि उसकी लैंड मैकेनाइज्ड है, उसके पास वैसे टूल्स हैं, ठीक है, वो कमर्शियली अपनी क्रॉप से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है कि नहीं? और वहीं हमारे पास जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग है, उस पर भी बहुत प्रिमिटिव टूल्स हैं। तो हम इस लैंड की कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है इस पर वैसा आउटकम नहीं आ रहा, आउटपुट वैसा नहीं आ रहा जितना हम इनपुट डाल रहे हैं। समझे? हम 700 डाल रहे हैं तो 800 ही निकल रहा है, सिर्फ 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। वहीं अगर यहाँ 700 डाल रहा है तो ड्यू टू दी टाइम जो है यहाँ टाइम कंज्यूमिंग काम कर रहे हैं, है ना, एक्सेसिव लोग हैं, और यहीं वही एक बंदा जो है 700 का 1400 कमा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 100%। यहाँ 10% भी हमारी इनकम नहीं हो रही। तो इससे क्या हो गया? अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, ओपन हो गया सब, पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ से जो है टन्स ऑफ जो है रॉ मटेरियल यहाँ आ रहा है, यहाँ का फिनिश गुड यहाँ आ रहा है। तो जो खुद के जो फार्मर्स हैं ना, उनको मार्केट ही नहीं मिल रही है अपना जो है सामान जो है बेचने के लिए उस प्राइस पे जिस पे वो चाहते हैं। अब ये 700 का है या ये 800 का बेचकर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, लेकिन ये 750 में अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। अब 800 का कौन खरीदेगा जब 750 में मिल रही है? तो इससे एक कॉम्पिटिशन डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे, सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी इनको, ताकि यही जो इनको 700 में पड़ रहा है वो सब्सिडी में इनको 500 में पड़े, ताकि ये भी अपना जो माल 750 में बेच पाए। इनपुट कॉस्ट, यहाँ इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ड्यू टू नॉट प्रॉपर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे इनपुट कॉस्ट जो है वो कम है। समझे? ये समझने की ज़रूरत है आप लोग। ओके, आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।